बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग रुमूज़ औक़ाफ़ पढ़ेंगे और इंग्लिश में इनको पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है। आई विल ट्राई कि मैं आपको जब पंक्चुएशंस पढ़ा रहा हूँ तो साथ साथ जो है वो मैं आपको इनका जो इंग्लिश अल्टरनेटिव है वो भी साथ साथ बताता जाऊँगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो फर्दर स्ट्रेंथनड हो जाए और आपको फिर ये भूले नहीं। ठीक है। अगरचे थोड़ा थोड़ा फर्क होता है उर्दू के अंदर और अंग्रेजी के अंदर जो पंक्चुएशंस होती हैं उनमें, और वो फर्क भी मैं आपको साथ साथ जो है वो समझाता जाऊंगा, ताकि आप जब कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन के अंदर उनको आप पुख्ता कर रहे हो तो आपको कन्फ्यूजन भी जो है वो ना हो। अच्छा, इनको उर्दू में कहा जाता है रुमूज़ औक़ाफ़। रुमूज़ जो है ये रम्ज़ की जमा है, और रम्ज़ का जो लुग़वी मानी है, यानी कि जो इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है इशारा। इशारा, खुफिया बात, छुपी हुई बात, रम्ज को बोलते हैं। और औकाफ जो है ये वक्फ की जमा है। और वक्फ आप यूँ समझ लें कि वक्फ जो है ये एक जुमानी लफ्ज है। ठीक है, हमने जुमानी अल्फाज भी पढ़े हैं ना। तो वक्फ जो है ये एक जुमानी लफ्ज है। इसका एक मतलब तो होता है दे देना। जैसे आप कहते हैं ना कि ये जगह हमने मस्जिद के लिए वक्फ कर दी है, या मैंने उसको ये जायदाद वक्फ कर दी, या मैंने उसको ये चीज़ वक्फ कर दी है। ठीक है, करने का एक मतलब ये भी होता है कि आप कोई भी चीज़ किसी को बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी कीमत के आप उसको दे देते हैं। और दूसरा वक्फ का जो मतलब है वो, यानी कि जो वक्फा होता है, वक्फा, तवक्कुफ, ठहराव करना, रुकना थोड़ी देर के लिए। तो रुमूज़ औक़ाफ़ जो हैं ये दर हकीकत अब हम इसकी तारीफ कर रहे हैं, हम इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। रुमूज़ औक़ाफ़ से मुराद वो अलामतें हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से, या जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जुदा करती हैं, और ये दर हकीकत आपको बताती हैं कि आपने किस जगह पर कितना वक्फा करना है, यानी कितनी देर के लिए आपने ठहरना है। जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, या जब हम लोग कुरान पाक को की तिलावत करना सीख रहे होते हैं, तो जो कारी साहब होते हैं वो हमें रुमूज़ औक़ाफ़ के मुतालिक भी बताते हैं कि यहाँ पर आपने रुकना है। और जब हम तिलावत कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा आयत जो हैं उनके ऊपर जब आयत ख़त्म होती है तो उसके ऊपर लाम अलिफ ला लिखा हुआ होता है, या काफ लिखा हुआ होता है, या तोय बना हुआ होता है। इस तरीके की डिफरेंट जो है वो पंक्चुएशंस जो है वो आपको कुरान मजीद के अंदर भी नज़र आती हैं। और दुनिया की जितनी भी ज़ुबानें होती हैं, सब के अंदर पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। चाइनीज़ के अंदर नहीं होते पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, अब वो उसकी एक बड़ी एक डिफरेंस और बड़ी एक इंटरेस्टिंग वजह है कि दैट्स अ पिक्टोरल लैंग्वेज, क्योंकि वो पिक्चर्स की उनकी जो लैंग्वेज है। और मज़े की बात है कि चाइनीज़ लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट भी नहीं है। ठीक है। और अगेन, क्यों नहीं है अल्फ़ाबेट? क्योंकि वो पिक्टोरल लैंग्वेज है। उसकी जो हरूफ होते हैं वो हरूफ नहीं होते, दर हकीकत वो तस्वीरें होती हैं। इसलिए आप चाइनीज को देखें ना तो वो आपको बड़ी अजीब व गरीब सी लगती है, क्योंकि वो तस्वीरों की सूरत में जो है ना वो, मतलब अगर आपने कहना है कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ तो वो एक इंसान बना देंगे, फिर अस्पताल बना देंगे, और दरम्यान में जाने के लिए कोई एक तस्वीर बना देंगे। और जो इमोजीज का कॉन्सेप्ट है, इमोजीज जो है ये भी दर हकीकत जो है, ये जो आपका फार ईस्ट है, ये जो उस वक्त तो ये सब इकट्ठा होता था, चाइना, जापान, तिब्बत और ये सारी चीज़ें। तो इमोजीज का कल्चर भी वहीं से इमर्ज हुआ है, क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो पिक्चर बेस्ड है। अच्छा, ये मैंने आपको बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो बता दी। तो तमाम ज़ुबानें जो हैं उनके अंदर रमूज़ औक़ाफ़ होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। और ये पंक्चुएशंस बेसिकली क्या करती हैं, आपको एक फ्लुएंसी के साथ, और फ्लुएंसी के साथ साथ जो है वो एक दुरुस्त अंदाज में ज़ुबान बोलने, ज़ुबान पढ़ने, और इसी तरीके से ज़ुबान लिखने जो है, लिखने में आपको ये क्या करती हैं, मदद करती हैं। और इसी तरीके से जब कोई आदमी रमूज़ औक़ाफ़ का ख्याल रखते हुए बोल रहा होता है, तो आप उसका जो लहजा होता है, उसका जो बात करने का अंदाज है, किस बात के ऊपर वो उसका फोकस ज़्यादा है, तो वो आपको जुमले जो हैं उनके दरमियान जो तवक्कुफ होता है, जो वक्फा होता है, जो ठहराव होता है, उससे ही आपको बात जो है वो समझ आती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक आम मिसाल दी जाती है, ठीक है, उर्दू के अंदर, अंग्रेजी के अंदर अपनी अपनी मिसालें होती हैं, वो जब हम अंग्रेजी के पंक्चुएशंस पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको दूंगा। कभी चूंकि हम लोग उर्दू पढ़ रहे हैं, तो उर्दू में जिस तरह से पंक्चुएशंस को पढ़ाने से पहले उस्ताद जो हैं वो आमतौर पर एक मिसाल देते हैं, ये वाली। ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें हमें समझ नहीं आती कि जो कहने वाला है वो आपको क्या कहना चाह रहा है। क्या वो उठने के मुतल्लिक कह रहा है या बैठने के मुतल्लिक कह रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे एक जो एक तरह से कह सकते हैं कि सकता है,
ठीक है, अलामत सख्ता है जिसको वक्फ खफीफ भी कहा जाता है, वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि उठो, मत बैठो। यानी कि इसका मतलब यह है कि क्या कहा जा रहा है, उठने के मतलब कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि आप किसी आदमी को कह रहे हैं कि आपने उठना है, आपने बैठना नहीं है। और अगर इसी अलामत को मैं यहाँ से हटा के, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उठो मत बैठो। तो देखो एक जो अलामत है, यानी कि एक आप कह सकते हैं कि जो पंक्चुएशन मार्क है, उसको हल्का सा तब्दील करने से जो मीनिंग है वो कितना तब्दील हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको एक और मज़े की इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका ना एक आपका जहन जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स को या रमूज औकाफ को पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, अभी ये एक मैं आपको बिल्कुल एक रियलिटी बेस्ड वाकया सुना रहा हूँ। यहाँ रावलपिंडी के अंदर मैंने एक रिक्शे के पीछे एक लाइन पढ़ी। रिक्शों के पीछे या जो ट्रक्स होते हैं उनके पीछे बड़ी मजे मजे की लाइंस लिखी हुई होती हैं, ये जो कैरी डब्बे होते हैं, रिक्शे होते हैं। मैं अक्सर जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो या किसी भी जगह पे बैठा होता हूँ तो मैं साइन बोर्ड्स पढ़ता रहता हूँ, गाड़ियों के पीछे क्या लिखा हुआ होता है ये मैं देखता रहता हूँ। अब एक रिक्शे के पीछे ये वाली लाइन लिखी हुई थी, ठीक है। और मैंने जब इसको पढ़ा तो मैं मेरे साथ दो तीन दोस्त भी बैठे हुए थे, तो मैंने उन्हीं के सामने ही इसको डिस्कस करना शुरू कर दिया। अब इसमें जो पंजाबी बोलने वाले बच्चे हैं, आप में से मेजोरिटी जो है वो पंजाबी बोलते होंगे या एटलीस्ट आपको पंजाबी समझ आती होगी। तो इसमें रिक्शे के पीछे ये लिखा हुआ था कि आखो ते छोड़ आवा। आखो ते छोड़ आवा मतलब अगर आप कहते हैं तो मैं आपको छोड़ आता हूँ। वो जो पिक एंड ड्रॉप इस तरह की वो फ्रेजेस होती हैं, कैच फ्रेजेस होती हैं, अक्सर जो है वो गाड़ियों के पीछे लिखी हुई होती हैं। अब इसमें देखें कि अगर मैं यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क लगाता हूँ, यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि आंखों, मतलब अगर आप कहते हैं आंखों के बाद एक पॉज है, आंखों ते छोड़ा मा, मतलब अगर आप कहते हैं तो मैं आपको छोड़ा हूं। अच्छा, अब अगर इस पंक्चुएशन मार्क को थोड़ा सा मैं शिफ्ट करके यहाँ पे लगा देता हूँ, तो फिर इसका क्या मतलब बन जाएगा, फिर इसका बहुत ही गंदा मतलब बन जाएगा। ठीक है, फिर इसका मतलब बन जाएगा आँख होते छोड़ाना। ठीक है। तो अब देखें कि एक पंक्चुएशन मार्क जो होता है वो कैसे मीनिंग को तब्दील कर देता है, कैसे मीनिंग के अंदर एक बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, एक बहुत बड़ा सिमेंटिक शिफ्ट आ जाता है, यानी मीनिंग के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है पंक्चुएशन मार्क्स को गलत करने से, पंक्चुएशन मार्क्स को इधर उधर करने से। अब आप जब उर्दू लिख रहे होते हैं या अंग्रेजी लिख रहे होते हैं तो आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि आप जो उल्टे सीधे बीच में कॉमास लगा रहे होते हैं, उल्टे सीधे उल्टी सीधी जगहों पे आप कॉलन, सेमी कॉलन्स, या इसी तरीके से उर्दू के अंदर आप खत्मे और राब्ते और वक्फे और ये सारी चीज़ें लगा रहे होते हैं। तो उससे आपका मीनिंग जो होता है, आपकी तहरीर का, आपकी इबारत का मीनिंग कितने बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा होता है और उससे क्या क्या मीनिंग्स निकल रहे होते हैं, ये आपको अंदाज़ा नहीं होता। आप अपनी तरफ से बिल्कुल दुरुस्त लिख रहे होते हैं और आप इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे होते। तो उससे क्या होता है कि आपकी इबारत बिगड़ती जाती है और फिर आप पेपर दे के वापस आते हैं, कहते हैं मेरा पेपर सारा ठीक हुआ था लेकिन एग्जामिनर ने मुझे नंबर नहीं दिए। एग्जामिनर ने ये सारी गलती, सारी मस्ती एग्जामिनर की है, मैं तो अफलातून हूँ भाई, मैंने तो पूरा पेपर जो है ना वो मैं तो पेपर गढ़ के आया था, पेपर मैं छाप के आया था। वो सर जी सारे सवाल ठीक लिखे थे, मैं लिखते लिखते मेरे हाथों में जो है ना वो मुझे तो अर्थराइटिस हो गया था। हाँ, मेरे हाथ जो है ना वो, मैं बाहर निकला हूँ तो मैं सीधा गया हूँ जो है ना वो डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से मैंने हाथों को अपना जो है ना वो पूरी मैंने जाके फिजियोथेरेपी करवाई है। फिर भी सर जी नंबर नहीं आए। तो उसकी there can be millions of reasons, and one reason out of those millions of reasons can be कि आपने जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको लिफ्ट ही ना कराई हो, आपने पंक्चुएशन मार्क्स को जो है ना वो किसी खाते में ना रखा हो और आपने उल्टे सीधे, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो लगा दिए। ठीक है। अच्छा, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मैंने जो 6-7 मिनट लिए हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, वो इसलिए किए हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंक्चुएशन मार्क्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं जनाब उर्दू के पंक्चुएशन मार्क्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास जो पंक्चुएशन मार्क है दैट इज कॉल्ड सक्ता। जैसे अक्सर आपने उर्दू में एक लफ्ज पढ़ी होगी, मैं सक्ते में आ गया, यानी कि मैं ऐसे ना जैसे सब कुछ मुझे रुकता हुआ महसूस हुआ, सक्ते में आ जाना। तो सक्ता जो है ये अंग्रेजी के अंदर इसको कॉमा कहा जाता है और ये वक्फ खफीफ होता है। खफीफ का मतलब होता है हल्का सा, खफीफ, ठीक है, खफीफ लतीफ, बिल्कुल हल्का सा। वक्फे खफीफ यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा वक्फा, ये सबसे कम वक्फे के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे जो शॉर्टेस्ट पॉज होता है, सबसे जो कम वक्फा होता है इबारत के अंदर, या सबसे जो कम ठहराव है
उसके लिए हम लोग कॉमा या सक्ता इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये इबारत में कहाँ पर इस्तेमाल होती है? जब आप एक इबारत के अंदर एक से ज्यादा इस्म या एक से ज्यादा फेल जो हैं उनको एक तरतीब से, एक तसलसल से, एक तवातुर से जब आप उनको बयान कर रहे होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर अहमद, उमर और उस्मान मेरे दोस्त हैं। अब देखें ना कि आप ये नहीं कह सकते कि अहमद और उसके बाद आप सो जाएं और 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप उठें और फिर कहें उमर, और फिर उसके बाद दोबारा आप दही लेने चले जाएं, वापस आके कहें और उस्मान। ऐसे नहीं। अहमद, छोटा सा पास, अहमद, उमर और उस्मान मेरे दोस्त हैं। उसके बाद आप अपनी बात को जारी रखते हैं। इसी तरीके से आप कहते हैं कि मैं उठा, गया और दही ले आया। तो अब देखिए ना कि छोटा छोटा पॉज है, और जो छोटे छोटे पॉजेज होते हैं उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम लोग जो है वो सख्ता या वक्फे खफीफ जो होता है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद होता है वक्फा, जिसको निस्फ वक्फ कहा जाता है। निस्फ का मतलब होता है आधा। यानी कि ये जो जो वक्फा होता है ये सख्ते से थोड़ा बड़ा होता है। मेरी यानी कि आप यूँ समझ लें कि जो जितना आपने सख्ता के अंदर पास किया था, यानी कि सख्ता के अंदर अगर आपका पास जो है वो 1 सेकंड का आधा हिस्सा है, यानी कि 1 सेकंड, चलो आप लगा लें कि अगर आप सख्ते में 1 सेकंड का पास ले रहे हैं, जबकि सेकंड बहुत बड़ा होता है। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर सख्ता जो है उसमें आप लोग ले रहे होते हैं 1 सेकंड का पास, सॉरी टू जो इन है द वक्फा में आप 2 सेकंड का पॉज लेते हैं, यानी सख्ता जो है उससे डबल पॉज आप लेते हैं वक्फा के अंदर। और सॉरी टू क्लास के दरमियान में भी लगता है ना काम। जी बिल्कुल ऐसे ही, अभी मैं आगे समझा रहा हूँ ना, आगे समझा रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर लगता है। अब सॉरी जो दो वक्फा है, क्लास के दरमियान में क्लास लगता है। जी बेटा मैं, यस यस आई एम अबाउट टू एक्सप्लेन दिस कि ये लगता कहाँ पर है। पहले हम इसका जो इसकी जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ पॉज जो है उसको पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपने कितना एक वक्फा करना होता है। फिर उसके बाद हम इसके इस्तेमाल पे आते हैं। तो वक्फा, इसको निस्फ वक्त भी कहा जाता है। इसकी अलामत आप देख लें कि अलामत इसकी जो है वो जिस तरीके से अंग्रेजी के अंदर सेमी कॉलन होता है। अब अंग्रेजी में सेमी कॉलन ये होता है कि आप फुल स्टॉप ऊपर डालते हैं और कॉमा नीचे डालते हैं। जबकि उर्दू के अंदर जो सेमी कॉलन होता है वो उल्ट होता है इसका। उर्दू में ये होता है कि जो उल्टा कॉमा है, एक तो उर्दू में के अंदर कॉमा भी उल्टा होता है, और उल्टा कॉमा ऊपर आता है और उसके नीचे फुल स्टॉप आता है जिसको खतना कहा जाता है। तो इस चीज़ का भी आपने जो है वो यहाँ पर ख्याल रखना है। तो वक्फा या निस्फ वक्त जो है, ये अलामत सख्ता से जरा ज्यादा ठहराव के लिए आती है। और ये तब इस्तेमाल होती है जब एक तवील जुमले में छोटे छोटे जुमले आ जाएं। यानी एक बड़ा आपके पास जुमला है, एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। जैसे अभी अब्दुर्रहमान गालिबन कह रहा था कि जैसे एक जुमले के अंदर जो है वो ज्यादा क्लॉजेज आ जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जब एक बड़े जुमले में छोटे छोटे जुमले आए तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, फिर उन छोटे छोटे जुमलों को हम लोग वक्फा के जरिए या निस्फ वक्फ के जरिए हम लोग उनको क्या करते हैं, हम उनको कनेक्ट करते हैं और दरमियान में हम उनका पॉज भी देते हैं। एक तो इसका ये इस्तेमाल होता है। ये कब इस्तेमाल होती है? जब एक जुमले में छोटे छोटे जुमले आए, जैसे कराची सिंध का, लाहौर पंजाब का, पिशावर खैबर पख्तूनख्वा का, कोयटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। अब इसमें इस आप कहना ये चाहते हैं कि कराची सिंध का दारुल हुकूमत है, लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत है, पिशावर खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है, कोयटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। लेकिन आपने एक बड़ा सेंटेंस बना लिया जिसमें आप एक अरेंजमेंट ऑफ जो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, यानी छोटे छोटे जुमले जो हैं उनको एक बड़े जुमले के अंदर आप उनको प्लेस कर रहे हैं, आप उनको जो है वो इकट्ठा जो है वो उनको बयान करना चाहते हैं। तो उस दौरान फिर आप क्या करते हैं? उस दौरान आप जो है वो कॉमा इस्तेमाल करने की बजाय आप क्या इस्तेमाल करते हैं? आप वक्फा इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर आप कहते हैं कराची सिंध का, लाहौर पंजाब का, पिशावर खैबर पख्तूनख्वा का, कोयटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, तो आपने चूंकि एक से ज्यादा बातें की हैं तो सुनने वाला जो है वो इसको ऑर्गुमेंट नहीं कर सकेगा, सुनने वाला इसको समझ नहीं सकेगा, इसको वो सही तरीके से जहन नशीन नहीं कर सकेगा। तो इसलिए फिर आपको, जब ढेर सारी बातें आप कर रहे हैं, 4-5 बातें आपने करनी है, तो हर बात के बाद आप क्या करते हैं? हर बात के बाद आप जो है वो थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, और ठहर कर फिर जो है वो आप जो है वो आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं अक्सर जब भी मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे न जाने क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुफ्तगू का तरीका था, वो न जाने क्यों मुझे रमूज़ औक़ाफ़ पढ़ाते हुए याद आता है। और आपने हदीस की किताबों के अंदर भी पढ़ा होगा कि अल्लाह के प्यारे नबी जब गुफ्तगू फरमाया करते थे, तो आपकी गुफ्तगू का जो तरीका होता था
वो ऐसे होता था कि अगर सुनने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से निकलने वाले हुरूफ को, अल्फाज को अगर कोई गिनना चाहता तो वो गिन गिन सकता। इतना ठहर ठहर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला करते होते थे। तो ये जो रमूज़ औक़ाफ है ना, ये दर हकीकत आपके सिर्फ ग्रामर का हिस्सा नहीं होते, बल्कि ये आपका जो अंदाज़ गुफ्तगू होता है, आपका जो बोलने का तरीक़ाकार होता है कि आपने बात कैसे करनी होती है, आपने गुफ्तगू कैसे करनी होती है, आपने किसी भी डिस्कशन का हिस्सा कैसे बनना होता है। तो ये सिर्फ ग्रामेटिकल स्किल्स नहीं है, बल्कि ये रियल लाइफ स्किल्स हैं। और इनको अपनी अपनी हकीकी जिंदगी के अंदर भी इनको जो है वो इन पे अमल दरामद करने की कोशिश किया करें। ठीक है, वो जो तेजी, चर्ब जबानी जिसको कहा जाता है, बहुत तेजी के साथ बोलना, ये कोई अच्छी चीज नहीं होती, या ये कोई काबिलियत नहीं है। ठीक है, यानी कि जो आपका जो फन गुफ्तगू है, या जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, या जो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, या जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, उसके अंदर फ्लुएंसी जो है वो मैटर नहीं करती। ठीक है, आपने एक रोबोटिक तरीके से बातचीत नहीं करनी होती। ठीक है, तो ये इनको सिर्फ आप ये ना समझे कि ये कोई ग्रामर के सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आइसोलेटेड हैं और इनका रियल लाइफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये हकीकी जिंदगी की चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से जो वक्फा होता है, या जिसको निस्फ वक्त कहा जाता है, एक तो एक जब तवील जुमले में छोटे छोटे जुमले आ जाएं, तो उस सूरत में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और जब जुमले के मुख्तलिफ अज्जा पर जोर देना हो, एक जुमला है उसके अंदर एक से ज्यादा बातें हैं, ठीक है, और उसमें आपने उस पर जोर देना है। ठीक है, तो उस दौरान भी आप जो है वो वक्फा इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। ठीक है, तो आप देखें ना कि बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। अब इसको अगर आप एक स्पीड में बोलते हैं, बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, तो मतलब अगले बंदे को बात ही नहीं समझ आएगी। तो आप देखिए ना, दो बातें हैं, आप दोनों की वजाहत, दोनों के ऊपर आप जोर डालना चाहते हैं, तो उस सूरत में भी आप क्या कर सकते हैं, दरमियान में कॉमा, क्योंकि कॉमे के अंदर शॉर्ट पॉज होता है, आप कॉमे से थोड़ा ज्यादा वक्त, थोड़ा ज्यादा पॉज ले लें। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है ना वो वक्फा, या जो निस्फ वक्फ होता है, यानी आधा आधा वक्फा करना। पूरा पूरा पूरे वक्फे से मुराद तो ये है ना कि आप रुक गए, आपने ब्रेक लगा दी। तो यहाँ पे आपने ब्रेक नहीं लगानी, आपने सिर्फ गाड़ी को न्यूट्रल में करना है, कि बस वो जो उसका मोमेंटम था, उसको मोमेंटम को आपने क्या करना है, जो सख्ते के अंदर मोमेंटम था उसको आपने थोड़ा सा स्टेप बैक जो है वो आपने उसको उसको थोड़ा सा आपने लोअर डाउन करना है, वक्फा के अंदर या निस्फ वक्त के अंदर। उसके बाद होता है राबता। अब राबता जो है ये वक्फे लाजिम इसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये तरतीब के साथ चल रहा है कि सख्ता में बिल्कुल कम है, निस्फ वक्त जो है उसमें थोड़ा ज्यादा है, राबता जो है इसमें ये वक्फे लाजिम है। यानी कि ये ऐसी चीज है कि जहां पर आपको लाजमी रुकना है, लाजमी रुकना है। सर ये ज्यादा यूज क्यों नहीं होता वक्फा? वक्फा होता है राइटिंग में यूज, राइटिंग में यूज होता है अगर आप जब बड़े बड़े जुमले बनाते हैं, जब बड़े बड़े जुमले बनाते हैं, जब तकारीर लिखी जाती हैं, तो तकारीर के अंदर ये इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से जब आप मजमून लिख रहे होते हैं, या जब आप अपनी कोई राय दे रहे होते हैं, या जब आप मालूमात, ढेर सारी मालूमात इकट्ठी बता रहे होते हैं, तो उसके अंदर वक्फा बेटा इस्तेमाल होता है। ठीक है, वक्फा जो है उस बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। फातिमा कह रही कभी देखा नहीं, अब आप देखेंगी तो आपको नजर भी आ जाएगा। टेक्स्ट बुक में इसलिए फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स लिखी जाती होती है ना, वो आमतौर पर उसमें ना छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें आमतौर पर जो आम फहम अंदाजे तहरीर होता है वो अपनाया जाता होता है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि सारे जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ये हर जगह पे इस्तेमाल हो। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन होती है ना, कि मतलब आपने कौन सी चीज कहाँ पर इस्तेमाल करनी है और कहाँ पर आपने इस्तेमाल नहीं करनी। जब आपके पास एक तवील जुमला होगा और उस तवील जुमले के अंदर आपने एक से ज्यादा बातें करनी होंगी, तो फिर वहां पर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, वरना आप जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, अभी वो बच्चे कह रहे हैं कि इसकी कुछ और एग्जांपल्स दे दें। तो एग्जांपल्स के लिए ना मैंने आपके साथ जो एक्सटेंसिव स्टडी के लिए जो बुक शेयर की थी, ठीक है, उसमें आप इसको देख सकते हैं। अब जिस तरह वक्फा के मुतालिक हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो अब जिस तरह यहाँ पर ये एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं कि आलिया और उज़मा, ताहिरा और जाहिदा, तस्नीम और नाज अलग अलग टोलियों में बैठी हैं। यानी कि एक एक ये टोली बैठी हुई है, एक ये टोली बैठी हुई है, और एक ये टोली बैठी हुई है। अब अगर यहाँ पे आप वक्फा नहीं करते और आप कॉमा के जरिए यानी सक्ता के जरिए आप चलते जाते हैं,
तो लगेगा कि गोया ये सब लड़कियां जो हैं ये एक टोली में बैठी हुई। और आगे अगर आपने अलग अलग का लफ्ज इस्तेमाल भी कर लिया तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी लड़की कौन सी टोली में कौन कौन सी लड़कियां। तो इसलिए आप कहेंगे कि आलिया और उज़मा, ताहिरा और जाहिदा, तस्नीम और नाज अलग अलग टोलियों में बैठी हैं। ठीक है, और एक ये मिसाल है जो कि मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं राबता की तरफ। राबता कब कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ये तब इस्तेमाल होती है जब जुमले के साबका ख्याल, यानी कि एक जुमला है, उसके अंदर आपने एक बात की और उसी बात की तशरीह करनी है या उसी की तस्दीक करनी है, तो उस सूरत में हम लोग राबता इस्तेमाल करते हैं। या फिर आपने किसी मुख्तसर मकूला, मकूला बोलते हैं कोटेशन को, कॉल को, जब किसी शॉर्ट कोटेशन को आपने बयान करना हो, तो उस सूरत में हम राबता इस्तेमाल करते हैं। या जैसे मुकालमा होता है, मुकालमा डायलॉग आप लिख रहे होते हैं, जिस तरह से ड्रामाज जब लिखे जाते हैं, तो ड्रामा जिस तरह आपने आराम और सुकून पढ़ा होगा, और इसी तरीके से और भी आपने अपनी जो आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसके अंदर आपने डायलॉग्स पढ़े होंगे, मुकालमास पढ़े होंगे। तो मुकालमा जब आप कह रहे होते हैं, जैसे अली, और अली के बाद आप राबता, और फिर उसके बाद अली की बात, फिर उसके बाद उमर, उमर लिख के फिर उसके बाद अलामत राबता, और फिर उसके बाद उमर की बात। तो एक तो मुकालमे के अंदर इस्तेमाल होता है। फिर इस तरीके से कायदे आजम ने फरमाया, तो कायदे आजम ने फरमाया और उसके बाद फिर आप अलामत राबता जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप कायदे आजम ने फरमाया, इसके बाद अब आपको लाजमी रुकना है, रुक के फिर उसके बाद आपने फरमान बताना है। ये नहीं कि कायदे आजम ने फरमाया काम 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 काम, तो वो अजीब लगेगा। कायदे आजम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और उसके बाद आपने पॉज करके, ताकि अगला बंदा मुतवज्जे हो जाए और अगले बंदे को पता चल जाए कि अच्छा आपने पहले एक रेफरेंस दिया है कि रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उसके बाद आप कहेंगे कि आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। ठीक है। और इसी तरीके से जब आप जैसे ये बात सच है कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से कोई किसी ख्याल की तशरीह करनी हो, किसी बात की मजीद वजाहत करनी हो, तो उसके लिए फिर जो है वो आफ्टर एवरी हेडिंग इन दिस पेज इट इज यूज्ड। हेडिंग्स के बाद जो आप इस्तेमाल करते हैं ना, वो दर हकीकत तफसीलिया होता है। राबता में और तफसीलिया में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क है। जो तफसीलिया होता है ना, उसमें आप तफसीलात दे रहे होते हैं। जो हेडिंग्स के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं ना हेडिंग्स में, तो वो तफसीलिया होता है। तफसीलिया, आगे चल के तफसीलिया आ रहा है यहाँ पे। तफसीलिया जो है, तो हकीकत वो राबता के आखिर में खत लगा के, यानी कि ये राबता है और राबता के आखिर में आप जब खत लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये तफसीलिया बन जाता है। तो ये मैं तफसीलिया आपको साथ ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये राबता और तफसीलिया जो है ये आपस में क्या है, ये मिलते जुलते हैं। तफसीलिया में क्या करते हैं? किसी बात की तफसील बताने के लिए, जैसे वर्जिश करने के मुंदरजा झैल फवायद हैं, ठीक है, या पाकिस्तान के सूबों की वजाहत दर्ज झैल है, तो मतलब आपने फिर उसके बाद आपने एक लंबी वजाहत देनी है किसी भी चीज़ की, तो उसमें फिर आप तफसीलिया लगाते हैं। और राबता या जो वक्फ लाजिम होता है, इसमें आप क्या करते हैं? इसमें आप दौरान तहरीर, यानी पैराग्राफ के अंदर ही आपने कोई कॉल जिक्र कर दिया, आपने किसी ख्याल की वजाहत कर दी, तशरीह कर दी। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? इसको कॉलन कहा जाता है। और अंग्रेजी के अंदर कॉलन भी यही करता होता है ना, कॉलन के जरिए भी आप यही करते हैं कि आपने एक बात की होती है और उसी बात की आप फर्दर क्या कर रहे होते हैं? इलेबोरेशन या इलस्ट्रेशन दे रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मतलब बात कर। रास्ता छोटी बातों के लिए, जी अब्दुलरहमान। जो रास्ता है मतलब छोटी तस्वीर के लिए, छोटी एक्सप्लेनेशन के लिए स्मॉल हो, एक हाँ, लाइन के लिए हो, और एग्जैक्टली ऐसे तफसील है तो राबता फिर में, बड़ी। राबता में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, एक्स और वाई में, वाई जो है ये एक्स की वजाहत कर रहा है, वाई जो है वो एक्स को एक्सप्लेन कर रहा है, तो उस सूरत में आप दरमियान में राबता लगाएंगे। और अगर एक्स जो है उसकी वजाहत आप कर रहे हैं और उसकी वजाहत इन डिटेल है, जिसमें वाई जेड डब्ल्यू वगैरह सब कुछ आ रहे हैं, तो उस सूरत में फिर आप तफसीलिया लगाएंगे। ठीक है। गॉट इट। और बच्चे पूछ रहे हैं कि तफसीलिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यस। अंग्रेजी में हम दोनों काम जो है वो कॉलन से लेते हैं। अंग्रेजी में हम ये इस सारी सिचुएशन के लिए हम लोग कॉलन ही यूज करते हैं। अंग्रेजी के अंदर तफसीलिया नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है। अंग्रेजी के अंदर तफसीलिया जो है, उसमें जो काम उर्दू में हम तफसीलिया से और राबता से ले रहे होते हैं, वो वहां पे हम दोनों काम वहां पे कॉलन से ले लेते हैं। सर फिर अगर हेडिंग के आगे इंग्लिश में ये तफसीलियाँ लगाएं तो रॉन्ग हो जाएगा।
नहीं, रॉन्ग नहीं हो जाएगा, रॉन्ग नहीं हो जाएगा। वो आप लगा लें तो उसमें कोई कोई हर्ज नहीं है, और वो पंक्चुएशन के तौर पर कंसीडर नहीं होगा। और यही वजह है कि अंग्रेजी के अंदर जब हम लोग हेडिंग्स देते हैं तो उसके बाद हम लोग जो है वो यानी कि जो फॉर्मल राइटिंग होती है, जैसे थीसिस वगैरह लिखा जाता है या रिसर्च पेपर लिखा जाता है, तो उसमें आप अगर कभी हेडिंग्स को देखें तो उसमें हेडिंग जो होती है उसके आगे कुछ भी नहीं होता। कभी जाके आप देखिएगा कोई, मतलब आप कोई रिसर्च पेपर देख लें या आप कोई इस तरीके किसी का थीसिस जो है, जो मास्टर्स का पीएचडी का थीसिस देख लें, तो उसमें हम वो नहीं करते होते। और अगर हमें इस्तेमाल करना भी पड़े तो हम लोग कॉलर लगाते होते हैं। ठीक है। आप लोग जो है वो अपने स्कूल्स में कॉलेजेस में वो लगा देते हैं और उसको कोई बॉदर नहीं करता, क्योंकि दैट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस। तो वो चल जाता है। जी कासिम। चलिए, आपने एक्स और वाई की एग्जांपल दी है, तो हम राबता तब इस्तेमाल करेंगे जब सिर्फ वाई एक्सप्लेन हो रहा होगा कि वाई एक्स से रिलेटेड है, और हम जो तफसीली है वो ज़्यादा चीज़ों के लिए देंगे कि एक्स में ये है। और एग्जैक्टली। अगर हमने एक्स का ताल्लुक किसी शो करने के लिए हम्म। सख्ता इस्तेमाल करना होगा, तो कब करेंगे? वो उस सूरत में ये होगा कि जब एक्स और वाई एक ही सफ में खड़े हों, यानी कि एक्स एक्स जो काम एक्स कर रहा है वाई भी वही कर रहा है, और एक्स और वाई जो है वो एक पार्टी है एक सिचुएशन के अंदर, तो फिर हम सख्ता लगाएंगे। मतलब हम कहेंगे कि अगर मैं कहता हूं कि उमर ने कहा मैं घर जा रहा हूं, तो आप राब्ता लगाएंगे। और जब आप कह रहे होंगे कि उमर, अली और फातिमा घर जा रहे हैं, तो अब इसका मतलब है कि उमर भी घर जा रहा है, फातिमा भी घर जा रही है, अली भी घर जा रहा है। तो अब वो तीनों एक सिचुएशन के अंदर पार्टी बन चुके हैं, कोएलेशन में है। अब वो उसमें एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट या एक दूसरे को वो नहीं कर रहे, एक दूसरे को बस एक दूसरे की वजाहत नहीं कर रहे। जब एक्स और वाई दोनों एक ही एक्शन की तरफ जो है एक ही एक्शन की तरफ जो है वो इंक्लाइंड होंगे, तो उस सूरत में इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों, उन दोनों को फिर आप सत्ता के जरिए जो है वो उनको आप कनेक्ट करोगे। ठीक है। ठीक है। जी। तहरीम कह रही है कि एक्स और वाई की एग्जांपल्स अब उर्दू की जगह मैथ पढ़ने की फीलिंग्स दिला रही हैं। सारी फीलिंग्स आएंगी आपको आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, आप लोग फील करने ही तो आते हो, और करने क्या आते हो। अच्छा। उसके बाद एक बच्चे ने पूछा था कि सबसे ज्यादा वक्फा कहाँ पर होता है, तो सबसे वक्फा ज्यादा जो होता है वो खत्मा में होता है, जिसको वक्फे मुतलक कहा जाता है। मुतलक का मतलब होता है इनडेफिनेट। यानी कि आप यहाँ, इनडेफिनेट का मतलब यह है कि जितना मर्जी वक्फा आप करना चाहते हैं करें, तुम्हारी मर्जी। फुल स्टॉप है ये। आप अगर चाहें तो फुल स्टॉप लगा के उसके बाद आप पिंडी चले जाएं, फुल स्टॉप लगा के आप जो है वो क्रिकेट खेलने चले जाएं, फुल स्टॉप लगा के आप उसके बाद जो है ना वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन करने बैठ जाएं, दही लेने चले जाएं। तो वक्फे मुतलक है, जितना जितना वक्फा आप करना चाहते हैं करें। फुल स्टॉप है ना, कि पूरा स्टॉप हो गया, आपने गाड़ी न्यूट्रल में डाल के उसकी चाबी बाहर निकाल दी है। आगे आपकी मर्जी है, आपने अगला जुमला बोलना है तो आप जो है वो अगला जुमला बोलें, और जब उसका फुल स्टॉप आएगा फिर बेशक आप सो जाएं, अगले दिन उठ के अगला जुमला लिख लें। तो द थिंग इज कि जो खत्मा होता है, खत्मा का मतलब है कि खत्म, टाटा बाय बाय। वक्फे मुतलक तहरीर में जुमले के इख्तिताम पर लगती है, जुमला खत्म हो गया, आप उसके ऊपर खत्मा लगा देंगे। ठीक है। तो ये सबसे जो बिगेस्ट पॉज होता है, सबसे बड़ा जो पॉज होता है वो किस में होता है, वो खत्मा में होता है। और इसी तरतीब से ही आपने इनको याद रखना है। सख्ता, सख्ता जो है ये वक्फे खफीफ है। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि वक्फे खफीफ हो सकता है कि एग्जामिनर जो है अगर वो नॉटी हुआ तो वो आपको सख्ता की बजाय हो सकता है कि वक्फे खफीफ के नाम से आपसे सवाल पूछे। और वक्फे निस्फ, वक्फे लाजिम और वक्फे मुतलक। ठीक है। मुतलक में यानी कि मुतलक का मतलब होता है इनडेफिनेट, के मतलब इनडेफिनेटली यू कैन स्टॉप। ये नहीं है कि आपने इतना रुकना है, इससे ज्यादा रुकना है, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये अंग्रेजी के अंदर जो फुल स्टॉप होता है उसको उर्दू में हम लोग खत्मा बोलते हैं। ठीक है। ऑल राइट। यस, सर दही सर एवरीवेयर। बचपन में इतना सर दही इनके खाते हैं कि अब हर जगह पे दही नजर आता है। जी। जी जी बच्चे। सर इनके एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं एग्जाम में? मैं एमसीक्यूज अभी आपको करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि एमसीक्यूज किस तरीके के हैं। जिस तरीके के एमसीक्यूज आते होते हैं उसी तरीके के एमसीक्यूज ही मैं आपसे करवाता होता हूँ हर क्लास में। ओके। ठीक है। हाँ, तो एमसीक्यूज वर्कशीट्स के अंदर एमसीक्यूज डालने का पर्पज यही है, और शॉर्ट क्वेश्चन डालने का पर्पज यही है कि जिस तरीके से पेपर में पूछा जाना है उसी तरीके की प्रैक्टिस हो आपकी।
ठीक है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। ऑल राइट, तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होते हैं ना, सबसे ज्यादा वो यही चार होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दे आर द कोर ऑफ पंक्चुएशन। यानी कि रुमूज औकाफ की कोर यही चार हैं। और अंग्रेजी के अंदर भी यही होता है कि आपका जो फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, कॉलन होता है, सेमी कॉलन होता है, ये आपकी आपके आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर का कोर होते हैं। यानी बुनियाद होते हैं, ये क्रक्स होते हैं, ये एसेंस होते हैं, ये फाउंडेशन होती है। ठीक है, और ये आपका प्रिलिमिनरी पार्ट होता है आपकी पंक्चुएशंस का, जो कि सबसे ज्यादा तवातुर के साथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उसके बाद है नदाइया। ठीक है, जिसको फजाइया भी कहते हैं, निदाइया या फिजाइया। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, इसको किसी को पुकारते वक्त या जज्बात का इजहार करने वाले हुरूफ के साथ जो है वो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये जितने भी ऊपर हमने पढ़े थे, हुरूफ तहसीन, हुरूफ इस्तेजाब, ठीक है, हुरूफ निदा, तो हुरूफ तासुफ, सबके साथ आप लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। जैसे ए मेरे अल्लाह, और आगे आप जो भी कहते हैं, सुभान अल्लाह क्या हसीन मंजर है। तो जब पुकारने के लिए लगाएंगे तो उस वक्त हम इसको निदाइया कहेंगे। और जब आप अपने जज्बात का इजहार करने करने वाले हरूफ के साथ आप लगाएंगे, चाहे वो हरूफ नफरैन हो, हरूफ तहसीन हो, हरूफ तानीयत हो, हरूफ इम्बिसात हो, हरूफ तासुफ हो, हरूफ मुलामत हो, हरूफ इजराब हो, जौन से मर्जी हरूफ हो जिसमें आपकी आपकी फीलिंग्स आ रही होंगी, फीलिंग्स, तो उसके साथ आप जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है। सर कोई एग्जांपल दे दे। सर जी जी, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल्स ये जनाब, एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी भी है ना। सर ए मेरे अल्लाह, जज्बात के लिए। जज्बात के लिए जैसे सुभान अल्लाह क्या हसीन मंजर है, उफ अल्लाह मैं थक गई। ठीक है, हाय अल्लाह ये मुझे क्या हो गया। ठीक है, अरे वाह आप वापस आ गए, तो अरे वाह के बाद आप लगा लें। अब यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं आपको मजीद कुछ एग्जांपल्स ढूंढ के बताऊं, जैसे ए खुदाया, या खुदाया मेरी आरजू पूरी कर दे। ए भाई जरा मेरी बात सुनो। और फजाइया में जैसे वो रहम, इसकी उम्मीद फजूल है। बस साहब बस, बहुत हो चुका, आप खामोश हो जाइए। ठीक है। तो इस तरह के जितने भी आपके जज्बात के इजहार वाले होते हैं। सर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क की एग्जांपल में आपने एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद तीन फुल स्टॉप लगाए हैं। क्या वो वावैन है? कहाँ पर बेटा? कहाँ पे आप बता रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं या ये वाले तीन जो, ये वाले जो तीन हुरूफ हैं, इसकी बात कर रहे हो बच्चे? इकान, ये तो है कि मतलब ये देखें, ये इबारत की इबारत जारी है ना। ए मेरे अल्लाह, उसके बाद आप कोई भी बात कर लें। ठीक है ना। तो ये खत्ते जारी होता है ना। निदाइया। अंग्रेजी के अंदर जिस तरह इलिप्सेस नहीं होते, इलिप्सेस होते हैं, तो ये सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। ये बताने के लिए किसके बाद आप कोई भी जुमला आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सर ये दो एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाए हुए हैं एग्जाम्पल में, तो कैन वी पुट हाउएवर, हाउएवर मैनी एक्सक्लेमेशन मार्क्स वी वांट। बिल्कुल आप लगा सकते हैं। जैसे जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स बढ़ते जाते हैं तो उस बात के अंदर उस बात की जो शिद्दत होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूँ रुक जाओ, और रुक जाओ के बाद आप मैं चार पांच लगा दे, तो इसका मतलब है कि जरूर रुक जाओ। ठीक है। ये वही वाली सिचुएशन है, जैसे वो आप नहीं कह रहे होते वो जब आप वो अपने दोस्तों के, आप वो लड़कियां खासतौर पर ये करती हैं, वो बर्थडे स्टेटस इनके देखने वाले होते हैं। किसी सहेली की बर्थडे आ जाए तो आई लव यू सो मच। ठीक है। इतना लंबा सो होता है कि बंदा मतलब उसको अगर आप उसकी पैमाइश करें ना, तो उससे अच्छी खासी एक मोटरवे की एक सड़क निकल आती है। ठीक है, तो वो इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, तो वहां पे आप जो है वो इसका मतलब ये होता है कि आपके वो जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं ठीक है, वो आप उनको लंबा करते जा रहे हैं। हालांकि होता तो ये है कि सो मच, SOMUCH, तो मच का जो एच होता है, उस एच को तो ऐसे मतलब ना ऐसे लग रहा होता है कि जैसे एच की ना सेल लग गई है। ठीक है, या एच जो है वो चला हो गया है, एच की म्यूटेशन शुरू हो गई है। मच के आखिर में एच 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 बस गया। तो ये बेसिकली ना, ये देखिए ये इंसान के जज्बात है ना। तो जुबान जो है वो जज्बात की अक्कासी करती है।
राइट। तो यस। जी जी सिहा बेटा। सर ये रमूज़ काफ जब हमें क्लास में पढ़ाए थे तो सर हमें जो हमारी मैम है उन्होंने नदाइया फिजाइया और इस्तेजाबिया अलग अलग करके बताए थे। तो सर ये इस्तेजाबिया में हमें जो इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी हैरत के इजहार के लिए, तो सर ये कोई अलग चीज़ है कि ये नहीं, अम, बिल्कुल नहीं। फजाइया को आप आगे इंटरप्रेट करते जाएं। ये आपके जो इस्तेजाबिया होते हैं, तहसीन होती है, तहनीत होती है, ये सब इनको फजाइया कहा जाता है। ये फजाइया के ही आगे, यानी फजाइया का मतलब है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्टरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे इंटरजेक्टरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसमें इस्तेजाब भी है, उसमें तहसीन भी है, उसमें तहनीत भी है, उसमें तासुफ भी है, उसमें मुलामत भी है, उसमें सारे आ जाते हैं। ठीक है। यस सर। तो इजीएस्ट वे टू डू इज कि आप सर निदाइया की भी कोई एग्जांपल दे दें। जैसे निदाइया की एग्जांपल होते हैं, जैसे अली मेरी बात सुने। अली के बाद आप जो है ना वो हरूफ जो अलामत निदाइया है वो लगा देते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अली को पुकार रहे हैं। और इसी तरीके से ए अल्लाह मुझे हिम्मत दे, तो ए अल्लाह के बाद आप जो है वो अलामत जो निदाइया है, यानी एक ही चीज़ है एक्सक्लेमेशन मार्क। और उसको आप फिजा के लिए, यानी कि आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस के लिए भी आप उसको इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ आप उसको किसी को पुकारने के लिए भी आप उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रही है? अच्छा। उसके बाद होती हैं, उसके बाद होती हैं वावैन। ठीक है। इसको कुछ बच्चे, एक बच्चा जो है ना वो इसको पढ़ रहा था वावी। ये वावी नहीं होता, ये वावैन होता है। वावैन। क्या लफ्ज है ये? वावेन। वाह मैं वाह वावैन। वैन वैन वावैन वाह वावैन। वावैन यानी कि वावैन का मतलब है दो वाव। तो जो कोटेशन मार्क्स होते हैं, किसी का कॉल मिनो अन, इसको अक्सर लोग पढ़ते हैं मनो अन। ये मनो अन नहीं होता, ये मिनो अन होता है। मिनो अन कि जैसे है वैसे ही आप जब दर्ज करते हैं, तो उस वक्त आप जो है वो वावैन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जिस तरह ये आप देख लें कि कॉल है, जैसे वैसे ये मैंने सोचा था कि ये इसमें मैं ये जो कॉल है ये बेसिकली एक मोरस कोड है। इसमें आप सबके लिए एक जो है ना वो मैसेज है। ठीक है। तो ये आप खुद ही पढ़ लें। पोएट के लिए। ठीक है। इसी तरीके से मतलब वो जो ना कि आप की कोई भी कॉल जब आप उसको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आप उसको जब कोड कर रहे होते हैं। ठीक है। कोटेशंस जो होती हैं, ठीक है, अकवाल जो होते हैं उनको आप सर जब जैसे इंग्लिश इंग्लिश में डायरेक्ट स्पीच होती है। एग्जैक्टली जिस तरह इंग्लिश के अंदर डायरेक्ट स्पीच होती है। और डायरेक्ट स्पीच को भी दो तरह से लिखा जाता है ना। एक तो जिस तरह मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, जिस तरह आप डायलॉग जब लिख रहे होते हैं, या आप कहते हैं कि अली, मतलब अली ने कहा मैं जा रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद उमर, ठीक है, उमर ने कहा कि मैं भी साथ चलता हूँ। एक तो ये तरीका होता है ना जिसमें हमने ऊपर राब्ता में पढ़ लिया। और दूसरा ये हो सकता है कि अली ने कहा, ठीक है, और उसके बाद अली ने क्या कहा कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है। मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद आप, अभी ये जो कि मेरे पास अ, वो वाला उर्दू नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं कोटेशन मार्क्स लगाऊंगा तो वो उसको अली के पीछे लगा देगा। जबकि कोटेशन मार्क्स जो है वो कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है। तो वावैन जो है ये सबसे इजी होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे आसान है। सर वावैन की एग्जांपल प्लीज एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा, वावैन से मुराद ये कि जब आप किसी भी शख्स की कोई भी बात बिल्कुल वैसे ही आप उसको नकल कर रहे होते हैं हवाले के तौर पर। जैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ठीक है, इरशाद रब्बानी है। और उसके बाद आप अल्लाह ताला का जो कॉल है उसको आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, या इसको वावैन कहा जाता होता है, वावैन के अंदर आप इसको लिख देते हैं। वेरी सर एक सिंपल। क्वेश्चन है। जी खदीजा। सर वावेन हम मुकालमे में क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मतलब मुकालमे में हम राब्ता की अलामत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम वावेन इस्तेमाल नहीं करते, वो हम क्यों नहीं करते? देखो, बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो जाता है ना, लेथार्जिक बहुत ज्यादा हो जाता है। और आमतौर पर जो वावैन होता Sama है, Lashava. चलो। चुप शाह, चुप शाह महद, चुप शाह। ओके।
वावैन जो होती हैं बेटा, वो हम लोग मुकालमे में इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट बना दिया हमने। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रेफरेंस पॉइंट बनाया खदीजा। अब खदीजा के बाद मैंने राब्ता लगा के उसके बाद खदीजा की सारी बात हम लोग जो है वो इकट्ठी नकल कर देते हैं। उसके बाद फातिमा है तो फातिमा लिख के तो उसकी बात। उसमें एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुकालमे का एक उसूल है। अब यहाँ पे फिर वही रियल लाइफ एक रियल लाइफ स्किल आ जाती है कि जब कोई आदमी बात कर रहा हो, जब कोई आदमी, ये मुकालमे का या गुफ्तगू का एक उसूल है कि एक आदमी बात कर रहा है, अगर वो आपके खिलाफ भी बात कर रहा है तो जब तक वो आदमी खामोश नहीं होता तब तक आपने उसकी बात को सुनना है। जी। ठीक है। ये एक उसूल है कि अगर एक आदमी मुझे गालियां दे रहा है तो मुझे चाहिए कि जब तक वो गालियां दे देकर थक नहीं जाता तब तक मैं खामोशी से उसकी उस बकवास को सुनूं। जब उसकी बकवास खत्म हो जाएगी, मतलब जब उसकी बात बिल्कुल उसका पेट्रोल मुक जाएगा, तो उसके बाद मैं बात को करना शुरू करूँ। कभी आप जो स्कॉलर्स होते हैं, जो जो एक्चुअली में स्कॉलर्स होते हैं, कभी आप उनको गुफ्तगू करते हैं, ये तो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जो बैठ के गधों की तरह चिल्ला रहे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो स्कॉलर्स होते हैं, जो आलिम होते हैं। कभी आप उनको जी। गुफ्तगू करते हुए देखा करें, कभी भी वो आपकी बात को नहीं काटेंगे। आप उनके खिलाफ बोलते रहें, आप उनको लताड़ दें, कुछ भी कर दें, वो खामोशी से आपकी बात सुनते रहेंगे। अच्छा, आप बोलना शुरू करेंगे, अगर वो आपकी बात को, आप उनकी बात को टोकेंगे, वो खामोश हो जाएंगे। तो मुकालमा जी। जो है वो दर हकीकत हमें ये सिखाता है कि हमें पता होता है कि फातिमा से मुराद ये है कि फातिमा की बात मुकम्मल होगी और उसके बाद आगे से खदीजा की बात शुरू होगी। तो वहां पे हम कोटेशन मार्क्स जो है उनको इस्तेमाल नहीं करते। जो ठीक। सॉरी, वहां पे हम लोग हाँ इस्तेमाल नहीं करते जब एक ऑनगोइंग स्पीच होती है। ऑनगोइंग स्पीच, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप बता रहे हो, अब आप जो है वो रिपोर्ट कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो। आपने कहा कि अली ने कहा मैं घर जाऊंगा, फातिमा ने कहा कि आप बाद में चले जाइएगा, ठीक है, शाइस्ता ने कहा कि मैंने भी जाना है। तो मतलब चार पांच बंदे बोल रहे थे, आप उनको सुन रहे थे, अब आके वो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हो। तो जब आप रिपोर्ट कर रहे हो तो सिंस आप सबकी बातों को इकट्ठा बता रहे हो, तो वहां पे फिर आपको हर हर बंदे की जो बात होगी उसको सेपरेटली कोटेशन मार्क्स के अंदर बताना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप वो राब्ते लगा के उनकी अरेंजमेंट जो है उसको बनाती फिरे। जी। ठीक। ठीक है। जी अच्छा, सर, ठीक है सर। उसके बाद कॉसेन। ये कॉसीन नहीं होता, ये कॉसेन होता है। कॉस, देखिए ना, कॉस किसको कहा जाता है? कॉस आर्च को कहा जाता है ना, जिस तरह से आप वो आर्च बनाते हैं। कॉसेन मतलब कि दो कॉसें, यानी कि इनको उर्दू में ब्रैकेट्स, अंग्रेजी में इनको ब्रैकेट्स कहा जाता है। अब कॉसेन और खत, यानी कि जो आपका ये वाला पंक्चुएशन तफसीलिया मैंने आपको ऊपर समझा दिया था। कॉसेन और खत जो हैं ये एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। कौसैन और खत जो है ये एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसमें मामूली सा फर्क होता है। अब वो फर्क मैं आपको समझाता हूँ। जो वजाहती अल्फाज होते हैं या जुमला लिखने के लिए जो लफ्ज लफ्ज मोतारिजा या जुमला मोतारिजा के तौर पर आते हैं। अब लफ्ज मोतारिजा या जुमला मोतारिजा क्या होता है? अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते होते हैं नॉन इसेंशियल स्ट्रक्चर। नॉन इसेंशियल। आप में से जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी का बूट कैंप ले रहे हैं, तो वहां पे जब हम लोग आगे चल के क्लॉजेस में चलेंगे तो वहां पे फिर मैं आपको इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्लॉज का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। लेकिन अभी बता देता हूँ। तो बाज दफा ये होता है कि आप किसी भी जुमले के अंदर, जुमले के किसी भी स्ट्रक्चर की, वो इसम भी हो सकता है, वो फेल भी हो सकता है, जब आप उसकी एक ऐसी वजाहत देते हैं जो जुमले के हुस्न को दोबाला तो कर देती है, जुमले को मजीद अच्छा तो बना देती है, लेकिन वो उतनी जरूरी नहीं होती, तो ऐसा जुमला या ऐसा लफ्ज जो है उसको हम लोग बोलते हैं जुमला। अगर वो जुमला हो तो हम उसको जुमला मोतारिजा बोलते हैं, और अगर वो एक लफ्ज हो तो हम उसको लफ्ज मोतारिजा बोलते हैं। ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक इबारत है कि सर नईम हमें उर्दू और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब आपने ब्रैकेट में लिख दिया इंग्लिश कीज एकेडमी वाले, ठीक है, या आपने अगर कोई मेरा कोई फनी सा निक नेम रखा हुआ है तो वो आपने बीच में लिख दिया। ठीक है। तो अब ये इंग्लिश कीज एकेडमी वाले या सर नईम जो इंग्लिश कीज एकेडमी में पढ़ाते हैं, हमें उर्दू और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो अब ये जो दरमियान वाली बात थी ये एक जुमला मोतारिजा है, या ये लफ्ज मोतारिजा है, सर या इबारत मोतारिजा आप इसको सर कह सकते हैं। जी। सर कोई इजाफी वजाहत देने के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ना, आप तारीफ देखें ना कि वजाहती अल्फाज या जुमला लिखने के लिए जो लफ्ज मोतारिजा या जुमला मोतारिजा के तौर पर आते हैं,
जिन्हें हज़फ करने से इबारत में फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आप कहते हैं कि अल्लामा इकबाल और दरमियान में आप लिख देते हैं शायर मशरिक, और इसी तरीके से आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अल्लामा इकबाल, और ब्रैकेट में आप लिखते हैं रहमतुल्लाह अलैह, या ब्रैकेट में आप लिखते हैं अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। तो अब ये सेंटेंस का वो सेगमेंट होता है या सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो एक इजाफी मालूमात के तौर पर आता है, और ये नॉन इजेंशियल होता है। अंग्रेजी में हम इसको नॉन इजेंशियल क्लॉज या नॉन इजेंशियल फ्रेज या नॉन इजेंशियल स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं। तो सर इस हम तरीके इस जुमले को एक क्वेश्चन पूछना सर, इस जुमले को सर हम किसी तंज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जुमले में? मसलन अगर एक मिसाल है कि अहमद ब्रैकेट में आगे लिखिए मशहूर ताजिर अली बख्श का बेटा बैरून मुल्क ना जा सका, तो ये तंज कर रहे हैं हम उस पे कि वो ताजिर का बेटा है और वो बैरून मुल्क नहीं जा सका, तो ये देखो, तंज के लिए इस्तेमाल हो सकता है? वो आप जुमला जो आप बोल रहे हैं उस जुमले के आपका उस जुमले का कोई भी मकसद हो सकता है। तंज भी हो सकती है, मालूमात देना भी हो सकता है, किसी का मजाक उड़ाना भी हो सकता है, किसी की तारीफ करना भी हो सकता है। ग्रामर का उससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक जी है। ठीक। ग्रामर जो ठीक है। है, मीनिंग, मीनिंग जो है ना, मीनिंग जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग है या जो मानिंग है, उसका ग्रामर के जी साथ कोई लेना देना नहीं होता। मतलब मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको यहाँ पे आपको कहता हूँ कि मेरी चिड़िया कुत्ता खा गई, तो अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली तो ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि सेब ने मुझे खाया, तो सेंटेंस ग्रामेटिकली तो ठीक है। मीनिंग के एतबार से ठीक नहीं है ना, तो वो मीनिंग जाने और आप जाने, सुनने वाला जाने ठीक बोलने वाला जाने। ग्रामर जो होती है ठीक। ना, ग्रामर वो मीनिंग से मीनिंग पे बहस नहीं करती। तो इसलिए ओ, आपका जुमले का मकसद कुछ भी हो सकता है, लेकिन ठीक। जब आप जुमले के अंदर किसी भी जुमले के किसी भी हिस्से की मजीद वजाहत देंगे जो कि जिसके बगैर भी जुमला बन सकता था, तो वो जो मजीद वजाहती जो आपका बयान होगा वो जुमला मोता या मतलब, हाँ। और ठीक उसको है आप सर। कौसैन के अंदर आप उसको बंद करेंगे। ठीक है। अच्छा, जी जी। सर इसकी कोई मतलब लिमिट होती है कि हम इसमें कुछ चंद बातें लिख सकते हैं या एक दो है। लाइनों की लिमिट लिख सकते हैं? मतलब इसकी कोई लिमिट होती है कोई? बिल्कुल लिमिट होती है। लिमिट इस तरीके से होती है कि आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप कहें कि कायद आजम, और फिर उसके बाद आप पूरा मजमून ब्रैकेट्स में लिखते हैं और उसके बाद आप कहें कि एक अजीम रहनुमा थे। कायद आजम जो कराची में पैदा हुए और फिर तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए, और उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान बनाऊंगा, और वहाँ पे जो है ना वो बच्चे बैठ के टिकटॉक्स बनाएंगे, पबजी खेलेंगे और इंस्टाग्राम पे रील्स देखेंगे, और इस तरह से वो पूरे आप 4 सफ़ों का मजमून लिख के और उसके बाद आप ब्रैकेट्स बंद करके और आप फिर लिख दें कि जी ना एक अजीम रहनुमा थे। तो इसका मतलब यह है कि आपने बात यह की है कि कायद आजम एक अजीम रहनुमा थे, और बीच में आप जो है वो इधर उधर निकल गए। तो इसकी जरूर लिमिट होती है कि आपने जो असल जो आपका जो कलाम है ना, जो मुरक्कब मुफीद है, वो तो जुमला है ना। तो मुरक्कब मुफीद के अंदर जो है वो आप इतना ही ज्यादा, सिर्फ इतना ही वजाहती बयान जारी करें कि जो मुब्तदा और खबर के दरमियान एक मानी का ताल्लुक जो है उसको तोड़े ना बल्कि जोड़े। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अल्लामा इकबाल और शायर मशरिक, या अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के मशहूर शायर, बस इतना एक इनाफ है। ये नहीं कि आप पूरी पूरी वजाहत उसके अंदर देते हैं और फिर उसके बाद आप कहें कि जी एक अजीम शायर थे या उर्दू में शायरी करते थे। तो बिल्कुल इसकी लिमिट होती है। ओके सर, थैंक यू। हाँ। ठीक है। तो सर जैसे इंग्लिश में होता है हम लोग एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्लॉजेस को बनाने के लिए कॉमर्स का यूज करते हैं, तो जी, उर्दू में भी क्या अगर हम लोग कॉसाइन का इस्तेमाल ना करें तो वो एसेंशियल बन सकता है? अ, नहीं, उसमें फिर आपका जुमला ही नहीं बनेगा ना। ठीक है। यस सर। फिर आपको फिर उसको, अगर आप इसको लेट सपोज यही जो आपके सामने एक जुमला लिखा हुआ है, आप अगर इसको इजेंशियल बनाना चाहते हैं, तो फिर आप कहेंगे कि इंग्लिश कीज एकेडमी वाले सरनईम हमें उर्दू और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, फिर दरमियान में कोई भी जो रमज़े औकाफ है वो नहीं आएगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना कि कराची वाली खाला नसीम कल आ रही हैं, तो आप बीच में रुकते तो नहीं ना, आप सिंपल ये कह देते हैं कि कराची वाली खाला नसीम कल 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 हमारे घर आ रही है। और अगर आप यस कहते हैं
अगर आप कहते हैं कि खाला नसीम, फिर ब्रैकेट में आप कहते हैं कराची वाली, तो फिर इसका मतलब ये है कि कराची वाली जो है ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। जैसे सर नूरजहां के सामने ओके। मलका तरन्नुम लगा देना। बिल्कुल ऐसे ही नूरजहां के सामने आप मलका तरन्नुम लगाते हैं, मेहदी हसन के साथ आप शहनशाह गजल लगाते हैं। शहंशाह गजल लगा देते हैं हम। या मतलब इस तरीके का कोई भी आप इबारत बनाना चाहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन के जिसका जुमले की जो तरकीब है, जुमले की जो तरकीब नहवी है, या उसका जो बेसिक प्रिलिमिनरी जो स्ट्रक्चर है, उसके उस उसके बगैर जो है वो उसका मीनिंग जो है वो इंटरप्रेट हो सकता हो, मीनिंग उसका कन्वे हो सकता हो। तो ठीक है, उसके उसके लिए आप कॉसेन लगाते हैं। और ये कॉसेन के साथ साथ खत भी यूज किया जाता है, और जो कॉसेन की तरह इबारत के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से खत भी जुदा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं सर नईम और उसके बाद आप खत लगा दें, इंग्लिश कीज एकेडमी वाले, तो इस तरह भी ठीक है। तो कॉसेन और खत जो है ये इंटरचेंजेबली यूज होता है, यानी एक दूसरे की जगह पर ये इस्तेमाल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी जायदाद, दोनों में कोई डिफरेंस भी है? डिफरेंस बस एक इतना ही डिफरेंस है कि मतलब इनकी शक्लें अलग अलग हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये बाकायदा तौर पर जुमला मोतरज़ा इसको बना देता है। ठीक है। और इसमें जुमला मोतरज़ा से थोड़ा सा ज्यादा इसमें वजाहत वाला उनसर होता है खत के अंदर। यानी खत के अंदर जो है, आप यूं समझ लें कि जो दरमियान वाला पार्ट होता है, वो ऐसा होता है कि जो अ, बिल्कुल जरूरी नहीं होता, लेकिन ये ऐसी वजाहत होती है कि जो समहाउ जरूरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी जायदाद नीलाम, अब इसमें जुमला है कि उसकी जायदाद नीलाम होगी। ठीक है, उसकी जायदाद नीलाम हो गई, और दरमियान में आपने जो जायदाद है उसकी आपने यहाँ पे वजाहत कर दी, बाग दुकानें जागीर। आप अगर इसको ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ब्रैकेट में अभी भी लिख सकते कमा भी लगा सकते ना? हैं। जी बेटा। कमा भी आ सकता ना? नहीं, अगर आप यहाँ पे जायदाद के बाद अगर आप कॉमा लगाते हैं, उसकी जायदाद बाग दुकानें जागीर, तो इसका मतलब है कि जायदाद अलग चीज है, बाग अलग चीज है, दुकानें अलग चीज है। इसका मतलब ये है कि उसकी चार चीजें नीलाम हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जायदाद जो है वो बाग दुकानें दुकानों और जागीर से अलग कोई चीज है। लेकिन अगर आप जायदाद से मुराद ये चीजें ले रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे कॉमा नहीं लगा सकते। समझ आ रही है ना? सर जायदाद, जायदाद के बाद तफसीलियां नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमें उसकी तो तफसील नहीं चाहिए जायदाद। नहीं, तफसीलिया में ये होता है ना कि तफसीलिया जो होता है ना उसमें आप एक बात कर लेते हैं और उसी बात की फर्दर वजाहत करते हैं। आपने कह दिया कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि उसकी जायदाद में दर्ज झैल चीजें शामिल हैं, और उसके बाद आप उसकी जायदाद की वजाहत करते हैं, तो फिर उसमें इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे उसकी जायदाद की तफसील दे रहे हैं। यस सर। ठीक है। तो किसी चीज की तफसील देने में और किसी चीज को सरेदस्त, यानी कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि रन ऑन या अलोंग द वे, किसी चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने में फर्क है। अच्छा, अब बच्चे कह रहे हैं कि खत की एक और रिटर्न एग्जांपल दे दें, तो मैं ये साथ में इसलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि बजाय इसके कि मैं इसको लिखूं। ठीक है। मैं यहीं से आपको दे देता हूँ। अब जिस तरह देखना, खत है, अंग्रेजी में इसको डैश कहा जाता है। जिस तरह कॉसैन जो है ये जुमला मुतारिजा को रवां तहरीर से अलग करती है, इसी तरह ये अलामत भी नीम खत्मा का काम देते हुए जुमला खत्म किए बगैर उसमें अचानक तब्दीली को जाहिर करती है। ठीक है। जैसे मैं बीमार हूं, आपसे मिलना भी जरूरी था, अब तो इसी तनख्वाह में वो जितनी भी है गुजारा करना होगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, यानी कॉसाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये होता इसका है मतलब कि हाथ और कौसान में अपनी मर्जी है ना, अपनी चॉइस है, आपकी अपनी कौन सा भी चॉइस है। लगाना चाहे। हाँ, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आपको दोनों का पता होना चाहिए, ताकि अगर वो आपसे एमसीक्यू पूछता है कि खत को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, खत किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप एटलीस्ट जो है वो वहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक ना हो कि खत पता नहीं क्या चीज़ होती है। ठीक है ना? ऑलराइट। एंड हैविंग सेड दैट, हमारे जो रुमूज़ औकाफ हैं वो हमारे मुकम्मल हो गए हैं। और इसी के साथ ही एक आई थॉट कि मैं आपको एक और बड़ा छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। साबके और राह के।
ठीक है सर, खत को फिर से एक्सप्लेन कर दें प्लीज। बेटा, खत भी वही काम करता है, इबारत के एक हिस्से को या तो एक इबारत को दूसरी इबारत के साथ इस तरीके से जोड़ता है कि जिसमें से एक इबारत, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मिलना जरूरी था, और उसके साथ आपने क्या दिया, मैं बीमार हूं। अब जो मैं बीमार हूं, ये आपने एक जो बात की थी, उसी बात को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब उसका उस बात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप पहला वाला जो पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिखी हुई है कि मैं बीमार हूं, आपसे मिलना भी जरूरी था, तो अब ये जो है, ये उसने ऐसी बात की है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि ये एक ऐसी चीज है कि जो जिसको आप खत्म भी कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से जो जुमला मोतारिजा होता है, जब किसी भी बात की आप वजाहत दे रहे होते हैं, तो वो भी एक ऐसा पार्ट होता है जो कि ऑप्शनल होता है। सर, ऐसा हो सकता है कि एक जगह पर मोर देन वन पंक्चुएशन यूज हो? नहीं, एक जगह पे एक से ज्यादा पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं करते। सिर्फ जो आपकी होती है ना डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन में ये होता है कि आप जो इन टेक्स्ट कोटेशन होती है, इन टेक्स्ट जो पंक्चुएशन होती है, उसके ऊपर फिर कोटेशन मार्क्स लगाते हैं। वहां पे ये होता है कि दो यूज हो रही होती हैं। जहां पे आपका सेंटेंस एंड हो रहा होता है, वहां पे वो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क भी आता है, और उसके ऊपर जो है वो कोटेशन मार्क्स भी आते हैं। अदर देन दैट, किसी एक जगह पर दो पंक्चुएशन मार्क जो है वो यूज नहीं होते। जी तहरीम बेटा, जल्दी से पूछें। सर मैंने कहना था कि अगर हम खुद इस्तेमाल करें किसी जुमले में कहीं पे भी, अगर पेपर में, तो जब उसको लगाएंगे तो वो खत्मे की तरह नहीं दिखेगा? नहीं, देखो, खत्मा जो होता है, खत्मा यहाँ लग गया, खत्मा इसका मतलब ये है कि बात मुकम्मल हो गई। खत जो है वो एक इबारत के अंदर इस्तेमाल होता है। सही। ठीक है, इबारत के अंदर, ये यहाँ यानी कि देखें, ये खत्मा है, तो इसका मतलब ये है कि बात यहाँ पर खत्म हो रही है, बात यहाँ पर खत्म हो रही है, और इसको आप टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये इन टेक्स्ट कोटेशन होती है, यानी टेक्स्ट के अंदर ये इस्तेमाल होती है। अच्छा, साबके और लाके। साबके दर हकीकत जिस तरह अंग्रेजी के अंदर प्रीफिक्सेस होती हैं और सफिक्सेस होती हैं, वो लफ्ज जो किसी लफ्ज के शुरू में लगकर नया लफ्ज बनाए, जैसे अन से अनपढ़, अनजान। ठीक है, इसी तरीके से अहल। ठीक है, अहल से अहले नज़र, अहले वफा, अहले दिल, अहले ज़माना, अहले मोहल्ला। और बा से बा किरदार, बा वफा, बा ज़मीर, बा- बा असर। ठीक है, बा जमात। और बद से बद चलन, बद किरदार, बद नसीब, बदबू, बद अखलाक। बद अखलाक। बिला से बिला मुआवजा। ठीक है, बिला झिझक। ठीक है, बिला शर्म। और बेन से बिला वजह। बिला वजह, बिला वजह। एग्जैक्ट, बेन से। ठीक है, बिन बुलाए। ठीक है, इसी तरीके से आप बना सकते बिन हैं कि देखे। बिन देखे, बिन सुने, बिन देखे। बिन समझे। खुश से खुश अखलाक, खुशबू। ठीक है, खुश शक्ल, खुश खुश दिल, आमदीद। खुश जायका। आमदीद, खुशगवार। जायका, खुशगवार। खुशखबरी। हाँ, खुश इखलाक। हाँ, यक से। ठीक है, इसी तरीके से यक बारगी। ठीक है, इसी तरीके से यक यक्स लख्त। ठीक है, यकदम। यकदम। जय। यक्का। हाँ, इसी तरीके से महा, महा से जिस तरह महाराजा। ठीक है, महाशूत्र। ठीक है, महारानी। महारानी, महकाज। महाकाज। और नौ, जिस तरह नौ उमर, नौ नौखेज। नौ ठीक है, दौलती। नौ दौलत, नौहेज। नौजवान। नौजवान नौ वगैरह। मुस्लिम। 9 2 11। नहीं, नौ दो ग्यारह नहीं, नौ दो ग्यारह में जो नौ है, नौजवान। नौ दो ग्यारह जो है, वो दर हकीकत वो एक मुहावरा है, नौ दो ग्यारह होना, यानी आना और चले जाना फौरन। ठीक है, वो वाला जो नौ है, दैट इज फॉर नाइन। और ये नौ ये वाला जो नौ है, ये न्यू है, न्यू से नौ है। और लाके वो होते हैं जो किसी लफ्ज के आखिर में लगकर नया लफ्ज बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह हैरत अंगेज। ठीक है, और इश्तिहा अंगेज। ठीक है, और आवर, जिस तरह हमला आवर। ठीक है, कद आवर, वगैरह वगैरह। और बाज। दस्तोबाज। सर दस्तोबाज हो सकते हैं? नहीं, दस्त तो बाज नहीं हो सकता, क्योंकि दस्त और बाज ये दो अलग अलग लफ्ज होंगे। हाँ, यहाँ पे ठीक है। अगर आप एक कबूतर बाज। ठीक है, जहां फिर बाज। फिर शहबाज आ सकता है।
शाहबाज, शाहबाज। शाहबाज, ठीक है, शहबाज, ठीक है। तो इस तरीके के अल्फाज। परस्त, ठीक है, बुत अकल, परस्त। शाहबाज सरपरस्त। तो नाम हो जाएगा। हाँ, अकल हुसन परस्त, हुसन परस्त, ठीक है। और पन, अनापरस्त। साजी हाँ, पन में जिस तरीके से आता है, मोहब्बत। पागलपन। साजी पागल पागल, पागलपन। पागलपन, भोलापन, ठीक है। और इस तरह के अल्फाज आते हैं। ख्वाह, खैर ख्वाह, बदख्वाह, खैर ख्वाह। ठीक है। और इसी तरीके से खैर हुआ। हाँ, ठीक है, खैर ख्वाह। दार, खुददार, खरीदार। ईमानदार। खरीदार। गुलदार। अमानतदार, इज्जतदार ईमानदार। खरीदार, इज्जतदार। गुलदार। जहादार और इसी तरीके खरीदार। गिर, आलमगीर, आलमगीर। जहांगीर, जहां रागी। ठीक है। मंद, माहिर। हाँ, मंद, जरूरतमंद। जरूरतमंद। खुशमंद अक्लमंद। अक्लमंद, सेहतमंद जरूरतमंद। वगैरह वगैरह। अच्छा, अब मैं क्विकली आई टेक द क्वेश्चंस, क्विकली आई टेक द क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद हम लोग इसकी वर्कशीट को करेंगे। जी फातिमा बेटा, प्रिसाइजली आपने पूछना है जो भी पूछना है। जी सर, ये एक जुमला है, अबे अबे दूर कर ये तवे ऐसे पाऊं, तो इसमें अबे के बाद कौन सी अलामत लगेगी? अबे, क्या कहा है? अबे, दूर कर ये तवे ऐसे पाऊं, तो इसमें अबे के बाद कौन सी अलामत लगेगी? अबे के बाद आप फजाइया लगाएंगे ना, और जो सर ये यहाँ निदा के लिए इस्तेमाल हो रही होगी। फिजाइया लगाएंगे ना दारिया लगाएंगे? एक ही है ना। देखो, है अलामत, बुनियादी तौर पर जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये अलामत फजाइया होती है। इसको हम लोग जब निदा के लिए पुकारते हैं तो यूज करते हैं, तो फिर उस वक्त हम इसको सिर्फ समझने के लिए हम लोग इसको निदाइया कह देते हैं। जी सर, अलामत एक, मैंने फिजाइया लगाया था, एग्जाम्पल शायद देते भी हैं तो क्रॉस किया हुआ। हाँ। तो ये जारी बात है, अबे से आप पुकार रहे हैं ना, अबे, ओए, अरे, तो ये सारे के सारे जो हैं ये जी हरूफ निदा हैं। जी सर। अच्छा, मुनज़्ज़ा, सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम शेर या मिसल जब लिखते हैं तो उससे पहले हम एक अलामत लगाते हैं, और जो तखल्लुस होता है शेर शायर का उस पे भी हम एक अलामत लगाते हैं, तो ये भी हाँ। रमूज औकाफ में आएगा? नहीं, ये रुमूज़ औकाफ नहीं होंगे, ये दर हकीकत इसको हम लोग पढ़ते होते हैं शेरी महासिन के अंदर हम इसको पढ़ते होते हैं। अलामत मिसरा, अलामत शेर, ठीक है। और इसी तरीके से अलामत तज़मीन, ठीक है। और अलामत रुबाई, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये उस तरीके से रुमूज़ औकाफ में नहीं आती। उसकी वजह ये है कि जो रुमूज़ औकाफ होते हैं, ये दर हकीकत होते होते हैं जो आपकी होती है ना, जो रोज़मर्रा की ज़ुबान होती है, ठीक है, जो आपके जो महासिन है, महासिन में इस्तेमाल होती है। अशार के अंदर तो वैसे भी रुमूज़ औकाफ का उस तरीके से ख्याल रखा ही नहीं जाता होता ना। ओके सर। हाँ, तो इसलिए हम इसको रुमूज़ औकाफ में नहीं पढ़ते होते। अच्छा, अम, उसके बाद सेहा जी बेटा, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन, सर एक्सरसाइज करेंगे। सर ये अलामत तर्क और सर ये हज़फ जो होती है सर, जो इंग्लिश में एलिप्सिस की तरह की होती है हाँ हाँ। सर, ये भी नहीं होती रमूज़ काफ में? नहीं, उर्दू होती है। अगर उस तरीके से आप उनको गिनना शुरू करते हैं तो फिर तो उसमें इलाख होती है, तारक होती है, हाज़फ होती है, ठीक है, तसलसल होती है, तो बहुत सारी और भी फिर बीच में आ जाती है, यस सर। ठीक है। बट दे ओके दे सर। आर नॉट रेलेवेंट टू द सिलेबस, सिलेबस में वो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। सर मगर हमें जो पढ़ाई गई है उनमें ये अलामत तर्क, अलामत तखल्लुस और अलामत शेर, ये सारा कुछ हमें रमूज़ काफ में साथ पढ़ाया गया है। वो रुमूज देखो, अलामत शेर, अलामत तखल्लुस, ये अभी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि ये रुमूज औकाफ का हिस्सा नहीं होते, ठीक है। यस सर। सर मैं भी यही कह रही हूँ, तो फिर सर ये उसके साथ क्यों पढ़ाया पढ़ाया जा रहा है? डोंट नो, आई रियली डोंट नो। वो शेरी ओके महासिन के अंदर वो चीजें सारी पढ़ाई जाती हैं। और ओके हम जब शेरी महासिन पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली फिर वहां पे हम लोग इनको डिस्कस भी करेंगे कि मिसरा होता है तो मिसरे की अलामत क्या होती है, शेर होता है तो उसकी अलामत क्या होती है, ओके ठीक सर। है। हाँ। यस सर। अच्छा, ऑल राइट। तो रुमूज औकाफ के आपके सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं एमसीक्यूज, और ताकि आपको पता भी चल जाए कि एमसीक्यूज आपके किस तरीके के आते हैं। तो एमसीक्यूज आपसे इस तरीके से आ सकते हैं कि सख्ता का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो जी बताएं कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जुमले के किसी हिस्से को जुमले के दूसरे से किसी अलग करने के लिए। को दूसरे जुमले से किसी अलग। हिस्से को दूसरे से अलग जुमले करने किसी के हिस्से लिए। को दूसरे जुमले से मिलाना। ओके। 20 और एक मिनट ना यार, इतना शोर क्यों करते हो आप लोग सारे।
बेटा इतना शोर नहीं करते होते। वक्फा का इस्तेमाल कब होता है? मुख्तसर जुमलों को मुख्तसर जुमलों जोड़ने को के जोड़ने के लिए। लिए। जुमलों को जोड़ने के लिए। और राब्ता का इस्तेमाल कब होता है? किसी मुकम्मल बात की जमले वजाहत या किसी तशरीह बात करने के लिए। बात की वजाहत या तशरीह के बात की लिए। वजाहत। की कॉल को मनोअन नहीं, मिनोन किसी के कॉल को मेनो करने के लिए हम लोग वावैन इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक है, बात की वजाहत या बात तशरीह। की वजाहत या तशरीह। ठीक। किसी की बात की और वजह। नदाइया या फिजाइया का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब कोई बात पुरजोर अंदाज में कहनी कोई हो। पर कोई जोर कोई अंदाज में। बात परवेज अंदाज में ना ना हो। हो। जब कोई बात जो बात है वो पुरजोर अंदाज अंदाज में। में। कोई बात जोर हाँ ठीक है। और वावैन का इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाता है? किसी का किसी कॉल का कॉल मनवाने मनवाने का कॉल मनवाने लिखने के लिए। कौसैन का इस्तेमाल कब होता है? किसी वजाहती जुमले या किसी मुतरज़ा वसाहती अल्फाज। जुमले या मुअत्तरज़ा अल्फाज को जाहिर करने के ये लिए। मुअत्तज़र ओके। तफसीलिया किस मौका पर इस्तेमाल होता है? किसी बात किसी किसी बात बात की की तफसील तफसील बात की बयान करने के लिए। तफसील बयान करने करने के के लिए। लिए। किसी बात की तफसील और बयान करने यस, और खत्मा का इस्तेमाल कब किया जाता है? मुकम्मल जुमले के अख्ताताम पर। जुमले के अख्ताम पर। के इख्तिताम पर। वक्फ लाज़िम का इस्तेमाल कब किया जाता है? किसी बात की किसी तशरीह या बात तस्दीक के तशरीह या तस्दीक तशरीह या करने के लिए। तस्दीक करने के लिए। के लिए तशरीह या तस्दीक के लिए। ठीक है। और उसके बाद ख़त का इस्तेमाल कब होता है? वजाहती जुमले को हमारे अलग आती बात जुमले को को अलग करने के लिए। जुमले को अलग करने के लिए तो इस तरीके के आपसे हम पूछे जाते हैं। आप इसकी भी कर लेते हैं। बदतमीज में कौन सा साहब का इस्तेमाल हुआ है? बद। बद। बाद खुशबू। खुशबू में खुश क्या है? सबका। सबका आपका साहब आपका का है, क्योंकि पहले आ रहा है ना। ठीक है। और ओके उसके सर। बाद यक जिहती। यक जिहती में कौन सा साहब का मौजूद है? यक यक जिहती। काबिल बर्दाश्त में बर्दाश्त के साथ कौन सा लायका लगा हुआ है? काबिल। काबिल दिल और हाँ, खुशगवार में लायका क्या है? गवार 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 गवाह। और बेकार में बे क्या है? आपका सबका आपका। अच्छा। मजाहिया में कौन सा लाका है? या 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 क्योंकि मजाह से आपने मजाक। अक्लमंद में मंद क्या है? का लाका काबिल। लाका। ओके। काबिल फहम सबका में काबिल फहम में काबिल क्या है? सबका ओके। और दूर अंदेशी। दूर अंदेशी में कौन सा इलाका मौजूद है? दूर अंदेशी। अंदेशी। अंदेशी इलाका है इसमें। ठीक है। ऑलराइट। तो इसमें इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको एमसीक्यूज सॉरी इसमें थे। शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें नहीं थे, क्योंकि इसमें ऐसा जिस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन वाली कोई चीज़ है ही नहीं ना। ठीक है। और ये आपसे नॉर्मली एमसीक्यूज में ये चीज़ें पूछी जाती होती हैं। वी विल बी बैक अगेन टुमारो। सर बाय टुमारो आई मीन द नेक्स्ट क्विज। जी जी। ओके सर, अल्लाह। इसकी असाइनमेंट नहीं है। नहीं, इसकी इसकी रिटर्न असाइनमेंट नहीं है। सर थैंक यू सर हाँ हाँ। जी जी। सर पेपर में इसमें क्वेश्चन आता होता है कि उसमें जुमले दे दिए जाते हैं और उसमें दुरुस्त रमूज़ो काफ का इस्तेमाल करना होता है। हाँ, तो वो अब उस वो पता है किस तरह आप लोगों का चेक होगा? यस वो सर। आप लोगों का इस तरीके से चेक होगा कि अभी आपकी जब असाइनमेंट्स आगे आएंगी ना, यस सर। तो उसमें ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेक होंगी। समझ ओके आ सर। रही है ना? हाँ, चार यस जुमले सर। देके उससे उस पे मैं आपसे पंक्चुएशन लगवा के तो आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। अभी इसके बाद आपकी जितनी असाइनमेंट्स आएंगी उन सब में आपके पंक्चुएशन चेक हुआ करेंगे। ओके सर। तो दिस इज हाउ वी आर थैंक यू गोइंग टू डू सर। दैट। ठीक है। दिस अल्लाह इज नॉट हाफिज़। समथिंग जिसको हम बस 4-5 जुमलों पे प्रैक्टिस करके और हम कहें कि जी हमारे रुमूज़ो काफ की प्रैक्टिस हो गई। नो। ऑलराइट। ऑलराइट। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर।